हेलो बच्चों। अभी पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? डिस्क ऐसे भागे कि पार्टिकल ऐसे तिरछा भागेगा। टीचर को लेवल कम करने के लिए मत बोलो, अपने लेवल को बढ़ाओ बेटा। देखो, जो घी होता है ना, उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। उसको पचाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद एकदम मदमस्त हो गए होंगे, अब तो हम तुरंत कर देंगे क्वेश्चन। ये तो हमने देखते कर दिया था, क्या बात कर दी आपने। हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास में लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम बात करने वाले बेटा ऑब्लिक कोलिजन्स की। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी हेड ऑन कोलिजन्स की, और अब हमें बात करनी है बेटा ऑब्लिक कोलिजन्स की। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? एंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग वेलोसिटीज नहीं होती, कुछ तिरछी हो जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कहां पर आपको देखने को मिलते हैं ऑब्लिक कोलिजन्स? तो बेटा बहुत सारे केसेस हैं जहां पर आपको ऑब्लिक कोलिजन देखने को मिलते हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे कोलिजन्स हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड मुझे पूरी उम्मीद है बचपन में आप लोगों ने जरूर खेला होगा। अभी भी हम बच्चे ही हैं, ठीक है, और मेरा दिल भी बेटा बच्चा ही है, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कैरम बोर्ड आप सब लोगों ने खेला होगा, ठीक है। तो आपका बचपन जरूर डेफिनेटली बेटा अच्छा गया होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो कैरम बोर्ड जो है, कैरम बोर्ड के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक स्ट्राइकर होता है ना, स्ट्राइकर, ठीक है। जब हम उस स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, जब हम इस स्ट्राइकर से यहां पर क्या करते हैं बेटा, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, तो ये तिरछी भागते हैं, टेढ़े भागते हैं। तो इसे कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। ऐसा नहीं कि ऐसे मारा तो ऐसे ही गया, कुछ तिरछा भी आप मार सकते हो। वहीं पर आप चाहो तो स्ट्राइकर को है साइड में भी मार सकते हो। जब ये साइड में मारोगे तो ये ऐसे भागेगा। तो बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये है एक ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल, ठीक है ना। तिरछा मारा, तिरछा ऐसे गया, तो बेटा ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ आपका ऑब्लिक कोलिजन का एग्जांपल। आपने ऐसे मारा है और ये ऐसे गया, तिरछा ऐसे मारा आपने और ये ऐसे गया, दैट इज अ ऑब्लिक कोलिजन। और अगर आपने कोई गीटी यहां पे मान लिया रखी हुई है, यहाँ पे गीटी रखी हुई है, स्ट्राइकर गया और टकराया, यहां पर ऐसे टकराया, टकराने के बाद ये गीटी कुछ ऐसे भागेगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? ये एक ऑब्लिक कोलिजन का ही एग्जांपल है, ठीक है। और कहां पर देखा है बेटा आपने ऑब्लिक कोलिजन? आइए बेटा, ये है एयर हॉकी। एयर हॉकी मॉल्स वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आजकल आप लोगों को इस टाइप से दिख जाता है एयर हॉकी, ठीक है ना। एयर हॉकी में यहां पर आपके पास दो इनलेट्स होते हैं जहां पर आपको इस स्ट्राइकर को पहुंचाना होता है, इस गीटी को पहुंचाना होता है, और यहां पर ये आपके पास दो हैंडल्स होते हैं जिसको पकड़कर आप इसको खेलते हो, इस तरीके से मारते हो, ठीक है ना। यहां पर भी जब आप इसको मारते हो तो कुछ तिरछा मारते हो, और ये गीटी जब आप यहां पे ऐसे आपने मारा तो गीटी ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे गई, और ऐसे जाके ऐसे घुस जाएगी इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो कोलिजन हो गया ऐसे गया, ये क्या है? ऑब्लिक कोलिजन है। यहां पर लग के गया, क्या है बेटा? ये भी ऑब्लिक कोलिजन का ही एग्जांपल है बेटा। और देखते हैं बेटा, आइए पूल टेबल। पूल टेबल भी क्या एग्जांपल है बेटा? इसमें बहुत सारे ऑब्लिक कोलिजन्स होते हैं। मान लिया आपने इस हैंडल से, इस स्टिक से, इस क्यू से इसको मारा, तो ये बॉल सीधी जा रही है। जब बाकी बॉल टकराती है तो यहां पर जो कोलिजन होता है सब तिरछा मिर्छा ऐसे भागते हैं। तो क्या है बेटा? ऑब्लिक कोलिजन ही है। अगर आप इस क्यू से, स्टिक से इसको ऐसे मारते हो तो ये बॉल कुछ ऐसे जाके टकराएगी, यहां टकरा के ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये क्या हुआ? आप इससे, ये ऑब्लिक कोलिजन का ही एग्जांपल हुआ। यही नहीं बेटा, आप क्रिकेट की बात करो तो क्रिकेट में भी आप बॉल को तिरछा मार सकते हो। बॉल ऐसे आ रही, कुछ तिरछा मार सकते हो आपको, तो बॉल टकरा के कहीं और जाएगी, ठीक है ना। बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, जितना भी ये स्पोर्ट्स के, बेसबॉल हो गया, सबके सब में क्या होता है बेटा? ऑब्लिक कोलिजन इन्वॉल्व होता ही होता है। तो बेटा हमारे आसपास बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम ऑब्लिक कोलिजन को नोटिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन होते रहते हैं। तो आज हमें इन ऑब्लिक कोलिजन की फिजिक्स पढ़नी है। यहां से आ रहा था, ऐसे मारा तो कहां जाएगा, किधर जाएगा, किस रफ्तार से जाएगा, ये सारी बातें हमें करनी है, ठीक है बेटा। तो ऑब्लिक कोलिजन्स को करने के लिए हमारे पास बेटा कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमें उन स्टेप्स को करना है बेटा फॉलो। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा स्टेप्स to solve
ऑब्लिक collisions. Steps to solve oblique collisions. चलो करते हैं चर्चा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको यहां पे क्या लेना होगा, ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने के डायग्राम बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट डायग्राम के अंदर आपको कुछ चीजें शो करनी है, और वो क्या है, यू हैव टू ड्रॉ normal at the point of impact. Draw normal at the point of impact. जिस पॉइंट पर इंपैक्ट हो रहा है उस पॉइंट पर नॉर्मल आपको करनी है ड्रॉ। ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। जिस पॉइंट पर इंपैक्ट है उस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करनी है। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करनी है आपको क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल के अलोंग लगता है। तो नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वेलोसिटी के, वो बदल जाते हैं, बिकॉज उसके अलोंग क्या है, फोर्स है। पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स चेंज होते नहीं है, ठीक है ना। तो हम स्टेप नंबर 2 यूज करने वाले हैं यहां पर। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, तो स्टेप नंबर 2 हमें कहता है भैया रिजॉल्व initial and final velocities along and perpendicular to the normal। आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के करने हैं टुकड़े। आपको 2 टुकड़े करने हैं, एक नॉर्मल के अलोंग करना है, एक नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब टेंजेंट के अलोंग करना है। एक नॉर्मल के अलोंग, एक टेंजेंट के अलोंग। तो अलोंग का मतलब नॉर्मल के अलोंग हो गया, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल का मतलब क्या हो गया बेटा, अलोंग टेंजेंट हो गया। ये मच्छर भाई तो मुझसे मर के मानेगा है, क्या कर रहा है भाई, पढ़ाने दे, इतना तंग करता है हमें। मेरी ही क्लास में आता है कि सबकी क्लास में आता है मच्छर, ये या मुझसे ही कुछ खास दुश्मनी है इसकी। ओके, तो रिजॉल्व इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ठीक। अब तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, तीसरा स्टेप, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो टेंजेंट के अलोंग है या नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट और उसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, अलोंग टेंजेंट रिमेन्स कांस्टेंट, अलोंग टेंजेंट रिमेन्स। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट रिमेन्स कांस्टेंट, अलोंग टेंजेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो 2 डायरेक्शंस हमारे सामने आ चुकी हैं। पहली डायरेक्शन कौन सी है बेटा, पहली डायरेक्शन कौन सी है बेटा आपके लिए, तो पहली डायरेक्शन है टेंजेंट वाली, उसके अलोंग तो कंपोनेंट चेंज हो नहीं रहे, और दूसरी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्मल वाली। तो अब नॉर्मल के अलोंग क्या होगा, कंसीडर हेड ऑन कोलिजन along normal, कंसीडर हेड ऑन कोलिजन along normal। तो जो हेड ऑन कोलिजन है वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दिया है, ठीक है ना।
इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हेड ऑब्लिक कोलिजन, सॉरी हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, ये लेक्चर उसका ही एक्सटेंशन चलने वाला है। ठीक है, तो वो लेक्चर भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। उस लेक्चर का बेटा आपके पास हेडिंग क्या थी, कोलिजन्स जरा बच के, कोलिजन्स जरा बच के। ठीक है ना, तो कंसीडर हेड ऑन कोलिजन अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग आपको हेड ऑन कोलिजन को ही मानकर चलना है। तो हेड ऑन कोलिजन के अंदर दो चीजें आप करते हो। पहली आप करते हो क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा आप क्या करते हो बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाते हो, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाते हो। मोमेंटम कब कंजर्व होता है बेटा, जब नेट फोर्स जीरो होता है। कोलाइडिंग बॉडीज जो आपस में फोर्स लगा रही होती है ना, वो इंटरनल फोर्स होता है, वो पेयर में कैंसिल होता है, ये भी इस पे लगा रही है, ये भी इस पे लगा रही है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नेट जीरो हो जाता है तो मोमेंटम आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। ठीक है ना, और कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप लगा सकते हो। अब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, आइए जरा देखते हैं। तो E की वैल्यू होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये किस डायरेक्शन में लगाने हैं आपको, तो ये लगाने हैं आपको अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग लगाने हैं, अलोंग नॉर्मल लेना है आपको। टेंजेंट वाले कंपोनेंट्स कंसीडर नहीं करने हैं इसमें, आपको अलोंग नॉर्मल ही करना है आपको। इंपैक्ट नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल फोर्स ही इंपैक्ट फोर्स है बेसिकली। ठीक है ना, सो अलोंग नॉर्मल आपको ये इक्वेशंस लिखनी होंगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनानी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के केसेस क्या है बेटा, लास्ट क्लासेस मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए जा रहा है V1 से, ये जा रहा है V2 से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखनी है अगर आपको, तो आपको V1 को बड़ा लेना पड़ेगा, आप लिखेंगे बेटा V1 माइनस V2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है आपको, तो आप लिखेंगे V2 माइनस V1, तो लिखेंगे बेटा आप V2 माइनस V1 लिखेंगे। अप्रोच के लिए V1 माइनस V2, सेपरेशन के लिए V2 माइनस V1। ठीक, अगर ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये इधर जा रहा है V1 से, ये इधर जा रहा है V2 से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V1 प्लस V2 लिखा जाएगा। और अगर उल्टा हो रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट में V1 से, ये जा रहा है राइट में V2 से, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V1 प्लस V2 लिखा जाएगा। ये दोनों दूर जा रहे हैं इसलिए वेलोसिटी सेपरेशन V1 प्लस V2 है, दोनों ही नजदीक आ रहे हैं इसलिए V1 प्लस V2 है। ये ऐसे जा रहा है, अप्रोच करेगा तो V1 बड़ा लेंगे तो V1 माइनस V2 लेंगे, सेपरेशन के लिए V2 बड़ा लेंगे तो V2 माइनस V1 लिखेंगे। इसके बारे में डिटेल में आगे मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था आपको, जिसमें मैंने कोलिजन पढ़ाया था आपको, कोलिजन जरा बच के। ठीक है ना, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ के बाद आप लोग। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे। तो E की वैल्यू हमें समझ में आ गई है, सारे स्टेप्स हमने देख लिए, बढ़िया से स्टेप देख लो, एक पन्ने पर लिख लो, पॉज करके एक बार एक पन्ने पर लिख लो, हम आगे बढ़ेंगे तो वो स्टेप्स हमेशा आपके सामने रहने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ग्राउंड है बेटा हमारे पास और एक बॉल है, बॉल ऐसे चलती हुई आ रही है, टकराती है आपसे। ठीक है ना, थीटा एंगल पे टकरा रही है, इसकी वेलोसिटी V1 थी और थीटा एंगल पे टकरा रही है। टकराने के बाद ये रिबाउंड करेगी, मान लिया इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E के बराबर है। ठीक है, तो पहली चीज क्या जिस स्पीड से ये रिबाउंड करने वाली है वो स्पीड इनकमिंग स्पीड के बराबर होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो रिबाउंड स्पीड क्या है, तो इसकी रिबाउंड स्पीड क्या है। एक काम करते हैं, इसकी इनकमिंग स्पीड को हम यू ही कह देते हैं, यू ही कह देते हैं, नहीं यू ही कह देते हैं, यू कह देते हैं।
खैर एनीवे, दूसरा कितने एंगल पर रिबाउंड करेगा, हमें एंगल भी नहीं पता, क्या थीटा ही एंगल होगा, ई की वैल्यू हमें ई दे रखी है, थीटा एंगल थीटा ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा, आइए देखते हैं। हमें कुछ भी नहीं पता तो स्टेप्स को हम करेंगे फॉलो। तो बेटा स्टेप नंबर 1, ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, हियर इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एंड दैट्स द नॉर्मल दैट वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन हियर। यही हमारी क्या है बेटा, नॉर्मल है। स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। जिस पॉइंट पर चोट लग रही दैट इज द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट एंड उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल को कर लिया है ड्रॉ। बहुत शानदार, आइए बात करते हैं। रिजॉल्व इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे सामने लिखी हुई है ना भैया, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे सामने लिखी हुई है, कितनी है भैया, यू है। अब इसके हमें दो कंपोनेंट करने हैं, एक तो भैया नॉर्मल के पैरेलल करना होगा अलोंग द नॉर्मल, और दूसरा नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट के लॉन्ग करना होगा। तो ये एंगल बेटा थीटा होगा, तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा, और ये बेटा यू साइन थीटा आ जाएगा। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े कर दिए हैं। आराम से देखिए, शांति से देखिए, प्यार से देखिए, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो बड़े आराम से तसल्ली से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यू के हमने कर दिए हैं दो कंपोनेंट, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी इसकी, उसके भी हमें दो कंपोनेंट करने होंगे। भैया ये टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है ना, इसके भी दो कंपोनेंट करने होंगे हमें। तो एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट होगा नॉर्मल के परपेंडिकुलर या टेंजेंट के अलोंग। तो ये टेंजेंट वाला कंपोनेंट है, ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट कर दे टुकड़े हमने। क्या रहा है तीसरे स्टेप में, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस सरफेस का टेंजेंट तो ये है, नॉर्मल ये है, टेंजेंट ये है, ये जो कंपोनेंट रहेगा ना इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला। कितना था बेटा ये, u sin थीटा था। तो v1 एंड v2 में से एक कंपोनेंट है जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, v2 है, और v2 की वैल्यू कितनी है बेटा, u sin थीटा ही है। देखो कितना आसानी से हमने v2 निकाल लिया। हमने कहा ये चेंज नहीं हो रहा, देखो फोर्स लगेगा ऐसे, नॉर्मल लगेगा ना, जमीन फोर्स लगाएगी ऐसे, नॉर्मल लगाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहे, तो ये कंपोनेंट चेंज होगा, ये वाला ये चेंज होगा, ये चेंज होगा ही नहीं। तो ये निकल गया ना हमारे पास, सिंपल। अच्छा जी, अब अगली बात ये कह रहा है कि दूसरा कंपाउंड कितना होगा। तो बेटा हेड ऑन कोलिजन में मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि जब दीवार के साथ या जमीन के साथ कोलिजन होता है तब क्या होता है, दीवार के साथ या जमीन के साथ कोलिजन होता है तब क्या होता है। देखो अब मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट u स्पीड से टकराता है तो वो e टाइम्स u स्पीड से रिबाउंड करता है, e टाइम्स u स्पीड से रिबाउंड। u से टकराता है तो e u से रिबाउंड करता है, u से टकराता है तो e u से रिबाउंड करता है। जमीन फिक्स्ड होनी चाहिए, चल नहीं रही होनी चाहिए। जमीन खुद चल रही तो बदल जाएगी चीजें। जमीन अगर फिक्स्ड है तो u से टकराएगा तो e u से रिबाउंड करेगा। तो नॉर्मल के अलोंग तो हम हेड ऑन कोलिजन ही मान के चल रहे हैं ना। तो नॉर्मल के अलोंग ये आ रहा किस रफ्तार से, नॉर्मल के अलोंग ये पार्टिकल किस रफ्तार से आ रहा है, u cos थीटा से आ रहा है, तो किस रफ्तार से जाएगा, किस रफ्तार से जाएगा, जिस रफ्तार से आया था उसके e टाइम से जाएगा, जिस रफ्तार से आ रहा था उसके e टाइम से जाएगा। तो e टाइम्स ऑफ u cos थीटा से जाएगा। बहुत सिंपल, आया मजा। तो u cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा। तो नेट रफ्तार कितनी है भैया इसकी, ये रफ्तार कितनी हो गई भी, तो v जो रफ्तार होगी उसकी कितनी होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ u e u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर। u बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स द वैल्यू ऑफ v।
ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। बहुत शानदार। v इक्वल्स टू u अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ। समझ गए? क्लियर? कोई परेशानी नहीं? बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार, मजेदार, ऑसम। खैर v की वैल्यू मिल गई है। अब देखते हैं ये एंगल कितना होगा। लेट अस कॉल दिस एज फाई। थीटा पे आ रहा था और थीटा पे जा नहीं रहा। थीटा पे आ रहा था, फाई पे जा रहा है। थीटा पे आ रहा था, फाई पे जा रहा है। व्हाट इज दिस फाई एंगल? व्हाट इज दिस फाई एंगल? तो हम बोलेंगे बेटा टेन फाई। क्या कहेंगे हम? टेन फाई। टेन फाई, टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? v2 है। बेस कितना है बेटा? v1 है। v2 कितना है बेटा? u sin थीटा है। v1 कितना है बेटा? e टाइम्स u cos थीटा है। दैट मींस ये कितना हो गया बेटा? tan थीटा डिवाइड बाय e। tan phi इज tan थीटा डिवाइड बाय e। tan phi इज tan थीटा डिवाइड बाय e। ये हमको मिल गया। सुंदर, सुशील आंसर। कहानी यहां खत्म नहीं हो। आइए, कहानी तो बेटा शुरू हुई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो कहानी शुरू हुई, अभी तो मजा आना बाकी है। खटाक, ओहो, टक्कर मारने के बाद इसके दो कंपोनेंट थे। वो था u sin थीटा, e टाइम्स u cos थीटा। ये निकाला था ना हमने v1 v2। u sin थीटा e u cos, ठीक है। तो हमने कहा कि ये u sin थीटा e u cos थीटा। तो जब ये उठेगा तो भैया क्या बनेगा? प्रोजेक्टाइल बनेगा। इतना सुंदर बढ़िया प्रोजेक्टाइल बना। प्रोजेक्टाइल बना, टकराया। तो क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फार्मूला याद होगा नहीं? फार्मूला तो याद होगा ही नहीं, है ना? याद दिलाते हैं। R इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g। ना u साइन थीटा इज बेसिकली uy होता है, u cos थीटा बेसिकली ux होता है। तो हम इसको शॉर्ट टर्म में ux uy बाय g बोलते हैं। ना ux का मतलब होता है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, uy होता है y component of velocity, and we are talking about the initial velocity. Now here we have this as my ux and this as my uy. So range would be equal to ux कितना है बेटा? u sin थीटा है, और uy कितना है बेटा? e टाइम्स ऑफ u cos थीटा डिवाइड बाय g। तो क्या आ रहा बेटा? आ रहा है e टाइम्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैथ्स का एक रूल है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। बचा यू स्क्वायर और ई, तो ई यू स्क्वायर यार। ये क्या है बेटा? ये इस प्रोजेक्टाइल का रेंज है। लेट मी राइट दिस एज r1। व्हाई आई एम राइटिंग दिस एज r1? बिकॉज फिर जाके टकराएगा, फिर टक्कर होगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा और फिर चलेगा, बट इस बार थोड़ा सा कम चलेगा। एनर्जी लूज करेगा, कोलिजन हुआ, फिर टकराएगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा और अगली बार थोड़ा सा कम, उसके बाद और कम, छोटा होता जा रहा, छोटा होता जा रहा। यह है आपका nth प्रोजेक्टाइल।
nth प्रोजेक्टाइल, nth प्रोजेक्टाइल आ गया, छोटू सा nth प्रोजेक्टाइल आ गया। अब हम जानना चाह रहे हैं भैया फाइंड रेंज ऑफ nth प्रोजेक्टाइल। अरे वाह वाह, अरे बाबा बाबा, ये कैसे निकालेंगे? ई कैसे होगा भैया, ई कैसे होगा? ये तो कुछ चमत्कार हो रहा है। nth प्रोजेक्टाइल का रेंज पूछ डाला सर ने, तो हमने भोकाल मचा दिया है। अरे बड़ा सिंपल है, आओ देखो। हम है तो क्या गम है, कोई गम नहीं बेटा। ये वाला कंपोनेंट कभी बदलेगा नहीं, ये तो हमेशा u sin थीटा ही रहेगा। और ये वाला कंपोनेंट e टाइम्स होता जाएगा, e टाइम्स होता जाएगा। तो कितना बेटा, e u cos थीटा कितना होगा, e स्क्वायर u cos थीटा। अगली बारी e क्यूब u cos थीटा, e की पावर 4 करते करते e की पावर, इधर आओ, e की पावर n u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। तो uy मेरा e की पावर n u cos थीटा बन गया, और ux मेरा u sin थीटा ही रह जाएगा। और मेरा जो रेंज है nth प्रोजेक्टाइल का, वो कितना निकल कर आएगा? वो आएगा बेटा 2ux कितना है बेटा, u sin थीटा। uy कितना है बेटा, e की पावर n u cos थीटा डिवाइड बाय g। तो e की पावर n u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g इज द रेंज ऑफ nth प्रोजेक्टाइल। ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की भन्नाट माया। ठीक है बेटा, रेंज ऑफ द nth प्रोजेक्टाइल हमने निकाला। गजब। बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा होगा, और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैरम बोर्ड की हमने बात करी थी, कैरम बोर्ड की हमने बात की ना। तो मान लिया यहां पर एक डिस्क रखी है, लेटी हुई है। ओके, यहां पर एक पार्टिकल है मास m का, यहां पर एक डिस्क है मास m की। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है ये, टॉप व्यू है ये। कैरम बोर्ड के ऊपर ऐसे लेटी हुई है, जैसे कि गीटियां लेटी हुई होती हैं। यहां से हमने एक पार्टिकल को ऐसे ऐसे फेंक दिया। अब ये पार्टिकल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, डिस्क ऐसे भागेगी, पार्टिकल ऐसे तिरछा भागेगा, ऐसे तिरछे भागेंगे, दोनों तिरछे भागेंगे। आगे समझ जाना से उल्टा भागेंगे। तो ये एंगल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। इट्स ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि अगर यहां पे कोलिजन हो रहा है तो पार्टिकल की और डिस्क की कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटीज होंगी, क्या रफ्तार होंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये आ रहा है, फाइंड द वेलोसिटीज of particle and the disk after the collision if part 1 E is equal to 1, part 2 E is equal to 0। दो पार्ट में हमने आपको कहा निकालने, पार्ट 1 इक्वल टू 1, पार्ट 2 इक्वल टू 0। बहुत 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 मासेस दोनों के बराबर है, पार्टिकल भी मास m का है, डिस्क भी मास m की है। इसको बढ़ा भी ले सकते हैं हम, पार्टिकल को एक और डिस्क के रूप में भी ले सकते हैं, डजंट रियली मेक मच डिफरेंस, बट सिंपलिसिटी के लिए फिलहाल मैंने इस तरीके से आपको दिखाया।
कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बट पहले इतना ही पढ़ते हैं, पहले इतना ही पढ़ते हैं, मजेदार बात है। ठीक है बात। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों? तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और सर्कल पे जब भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो सेंटर से गुजरता है। स्टेप नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के दो टुकड़े करने हैं, एक है नॉर्मल के अलोंग, एक है नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। भैया हम जो कंपोनेंट करने जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी के, तो हमें सबसे पहले यहां पर इस नॉर्मल का डायरेक्शन ड्रॉ करना है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली इसकी एकदम पैरेलल पहले। ठीक, ये तो नॉर्मल वाले कंपोनेंट हो गया। दूसरा रहेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट वाला हो गया। तो ये नॉर्मल वाला हो गया, ये टेंजेंट वाला हो गया, दो कंपोनेंट हो गए ना। ठीक, अच्छा जी, तो हमें एंगल चाहिए। तो मैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। बहुत खूब। तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ रहा? ये आ रहा बेटा u cos थीटा, और ये कितना आ रहा? u sin थीटा। बट cos थीटा और sin थीटा है कितने कितने? cos थीटा और sin थीटा है कितने कितने? उसके लिए आइए, हमने कहा कि देखो ये कितना दे रखा है आपको, r/2 क्वेश्चन में दे रखा है, और ये r डिस्क का रेडियस होगा। ठीक, तो इस ट्रायंगल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? अच्छा लोग, साइन थीटा कितना होगा बेटा? 1/2 होगा। r/2 आया, दैट इज 1/2। कॉस थीटा क्या होगा बेटा? √3/। अगर साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है u cos थीटा, इसको हम कह सकते हैं इट इज u √3/2, और जो ये वैल्यू हमने लिखी है इसको बोल सकते हैं बेटा u/2। इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े हम कर चुके, अब फाइनल वेलोसिटी के दो टुकड़े करने होंगे हमको। आइए करते हैं, देखते हैं। दूसरा रंग चुन लेते हैं, दूसरा रंग चुन लेते हैं। आइए, चुना हमने दूसरा रंग। अब हमने कहा कि जो पार्टिकल है ना, ये तो टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। तो एक वेलोसिटी इधर होगी v1, एक वेलोसिटी इधर होगी v2। एक नॉर्मल वेलोसिटी ले ली मैंने, और एक नॉर्मल वेलोसिटी ले ली, एक टेंजेंट वेलोसिटी ले ली। डिस्क की बात करते हैं, तो डिस्क को देख लो। तो डिस्क की एक वेलोसिटी मैंने इधर ले ली नॉर्मल के अलोंग v3, और एक टेंजेंट के अलोंग ले ली v4। ठीक, तो ये फाइनल वेलोसिटीज है 4, v1, v2, v3, v4, v1, v2, v3, v4। ये चारों क्या है बेटा आपके पास? फाइनल वेलोसिटीज है। और जो ये है u √3/2 एंड u/2, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज। बहुत मतलब आज की क्लास तो सर ने मचा दिया है ना, मतलब सब कुछ ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई की बातें भी तो करें। हैं, देखो, टीचर को लेवल कम करने के लिए मत बोलो, अपने लेवल को बढ़ाओ बेटा, अपने लेवल को बढ़ाओ। मतलब दूसरे की टांग नीचे खींचने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऊपर लेकर जाना। ये देखो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बढ़िया वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगर टॉपिक बढ़िया है तो क्वेश्चन भी बढ़िया होगा, लेकिन अंदाज अपना निराला है। स्टेप्स पहले ही बता चुके हैं, बस उन स्टेप्स को दिल से ईमानदारी से लगा डालिए। स्टेप्स लगा डाला तो लाइफ सिंगल आला। ठीक है ना। तो देखिए, आइए आइए, V1 एंड V4 आर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। ये बदलते
नहीं। हम स्टेप नंबर 3 में आ चुके हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट या टेंजेंट के अलावा कंपोनेंट बदलते नहीं हैं, जो थे वही थे। तो पार्टिकल का टेंजेंट के अलावा कंपोनेंट कितना था, u/2। कोलिजन के बाद कितना रहेगा, u/2 ही रहेगा, चाहे ई कुछ भी हो, चाहे ई कुछ भी हो। टेंजेंट के अलोंग वाला कंपोनेंट u/2 था, u/2 है, u/2 रहेगा। डिस्क की बात करते हैं, तो डिस्क तो रुकी हुई थी, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 था, तो कोलिजन के बाद भी उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 ही होना चाहिए। मतलब डिस्क मस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन नो मैटर व्हाट। कोलिजन जो मर्जी हो, v4 0 रहेगा, डिस्क ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे लगेगा ना, पार्टिकल नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, डिस्क ऐसे ही भागेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे ही भागेगी, कम भागे ज्यादा भागे मगर भागेगी ऐसे ही। हाँ, पार्टिकल का जो ये वाला कंपाउंड है v2, इसका क्या होगा देखना पड़ेगा, डिस्क का v3 देखना पड़ेगा, कितना होगा, कम होगा ज्यादा होगा देखना पड़ेगा। बट इसका जो ये वाला कंपाउंड है वो u/2 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका ये वाला कंपाउंड चेंज नहीं होगा, 0 था, 0 है, 0 ही रहेगा। भैया 4 में से 2 तो हमने ऐसे ही निकाल दिए बिना कुछ करे। 4 वेरिएबल थे ना, v1, v2, v3, v4, 2 तो वैसे सॉल्व कर दिए। कौन कौन से, v1 v4 तो वैसे निकाल दिया, बचा क्या, v2 v3 बचा है, बचा क्या, v2 v3 बचा है, सॉल्व करना है। अब क्या हो गया क्वेश्चन, ये अब ये एक हेड ऑन कोलिजन ही हो गया है। अब ये एक तरीके का हेड ऑन कोलिजन ही हो गया है, नॉर्मल के अलोंग एक हेड ऑन कोलिजन हो गया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हेड ऑन कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास हैं। पहली बात तो अब मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा इसका, ठीक है ना, तो आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है, वरना आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे तो कोलिजन्स जरा बच के इससे पहले वाला था, ठीक है, ये ऑब्लिक कोलिजन का टॉपिक हमारा चल रहा है। आओ बेटा, बहुत शानदार बात है। मैंने आपको बताया था E=1 एंड E=0 के लिए कुछ स्पेशल केसेस। E=1 में मैंने कहा था कि अगर मासेस बराबर हो, ये भी m ये भी m, तो वेलोसिटीज हो जाती हैं एक्सचेंज E=1 के लिए। अगर ये v से जा रहा है और ये रुका हुआ है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा और ये v से जाएगा। आ रही है समझ में? तो अगर E बराबर 1 है, अगर E बराबर 1 है, तो देखो डिस्क पहले रुकी हुई थी ना, तो कोलिजन के बाद पार्टिकल नॉर्मल के अलोंग रुक जाएगा। डिस्क का नॉर्मल के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था वो 0 था, डिस्क का वेलोसिटी पार्टिकल को मिलेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्क को मिलेगा, डिस्क का वेलोसिटी पार्टिकल को मिलेगा, पार्टिकल का वेलोसिटी डिस्क को मिलेगा, है ना? यही होगा ना जी जब एक्सचेंज होंगी ये वेलोसिटीज। स्पेशल केस, मासेस बराबर E1, वेलोसिटीज एक्सचेंज, इसका इसको, इसका इसको, ये रुक गया चल पड़ा, यही हो रहा है ना। तो यहां पर भी यही होगा, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हमने ये कहा जब कोलिजन होगा तो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, इसका वेलोसिटी इसको और इसका वेलोसिटी इसको मिल जाएगा भैया, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी कितना था, 0, नॉर्मल के अलोंग, किसको मिल गया, इसको मिल गया पार्टिकल को, तो पार्टिकल का v2 कितना आ जाएगा, 0। तो जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा ना, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 0 और ये वाला कंपोनेंट तो u/2 ही रहेगा। और डिस्क का जो ये वाला कंपोनेंट है v3, वो v2 के बराबर, v3 किसके बराबर होगा बेटा, v2 के बराबर होगा। सॉरी v2 नहीं, इसकी जो वेलोसिटी थी पहले u√3/2 के बराबर। तो इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी। तो ये कितनी रफ्तार से आ रहा था, ये आ रहा था u√3/2 से। तो डिस्क कितनी रफ्तार से जाएगी, तो डिस्क जाएगी बेटा u√3/2 से। और ये वाला कंपाउंड कितना था इसका, 0। तो सिंपल करो इसको सीधा कर दो,
सिस्टम को सीधा कर दो, अगर कंफ्यूजन हो रही है सिस्टम को सीधा कर दो, ठीक है। और केवल नॉर्मल के अलाउंग, केवल नॉर्मल के अलाउंग, तो आप कहोगे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये आ रहा है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ये आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, ये आ रहा है u√3/2। ये क्या है, रुका हुआ है, ये क्या है, रुका हुआ है। केवल नॉर्मल के अलाउंग बात करो, केवल इसको तो भूल जाओ, सब निकल चुके हैं, इन सबको भूल जाओ, केवल नॉर्मल के अलाउंग बात करो। तो नॉर्मल के अलाउंग ये कितना स्पीड से आ रहा था, u√3/2 से आ रहा था, u√3/2 से आ रहा था, हमें ले u√3/2। ये क्या रुका हुआ था ना, कोलिजन के बाद रुका हुआ था, रेस्ट पर था। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन ये रुक जाएगा और ये u√3/2 से जाएगा नॉर्मल के अलाउंग। तो नॉर्मल के अलाउंग इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, और नॉर्मल के अलाउंग इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, u√3/2। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा होगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हमें मिल गया कि कोलिजन के बाद इसका रफ्तार है u√3/2 इधर, इसका रफ्तार है u/2 इधर, इनके बीच में एंगल कितना, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का, इनके बीच में एंगल है 90। समझ गए बेटा बात, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, अब आते हैं बेटा E बराबर 0 पर, अब आते हैं बेटा E बराबर 0 पर, E बराबर 0 पर आते हैं, ठीक है जी। जब E की वैल्यू 0 होती है तब क्या होता है, तो बेटा जब E की वैल्यू 0 होती है तो दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों की वेलोसिटी नॉर्मल के अलाउंग क्या होगी, बराबर हो जाएगी। E बराबर 0 के लिए मैंने कहा था कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां, ये ऑब्जेक्ट यहां, और ये चल रहा, ये भी चल रहा, ये V1 से जा रहा, ये V2 से जा रहा, और V1 बड़ा है, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद दोनों बेटा क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे, दोनों की वेलोसिटी साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। They are going to move together, ठीक है। सो नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज बराबर हो जाती हैं। तो आप क्या लिखोगे भैया, अब आप लिखोगे, देखो ये पार्टिकल यहां है, इसकी जो ये वाली वेलोसिटी है v2, और जो इसकी ये वाली वेलोसिटी है v3। ना यू विल से v2 बराबर v3 होगा, ना यू विल से v2 बराबर v3 होगा। मतलब कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। सीधा करके देख सकते हो, उसको कोई बात नहीं, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे हम इस डायरेक्शन में, वी विल अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन इन दिस डायरेक्शन। तो पार्टिकल का मास m, इस डायरेक्शन में रफ्तार u√3/2, पार्टिकल प्लस डिस्क का मास 2m, mm2m, दोनों का मास कितना है 2m, और दोनों की रफ्तार बेटा बराबर है, v2 बोल लो या v3 बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे v2 बोल दिया मैंने यहां पर। तो क्लियरली v2 का वैल्यू कितना आ रहा है, v2 का वैल्यू आ रहा है u√3/4 आ रहा है, u√3/4 आ रहा है, मतलब ये भी हो गया u√3/4, ये भी हो गया u√3/4। ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा बेटा, u/2 जो था वही बना रहेगा, इसका ये वाला कंपोनेंट 0 ही बना रहेगा। कहानी समझ में आ गई सारी बेटा आपको, ऑल क्लियर। कैसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, ये रहे आपके सामने, ठीक है बेटा। ओके बच्चा, बढ़े आगे, चलिए आराम से 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा आज का लेक्चर आपको, एकदम भोकाल लेक्चर है ये, 2-3 बार देखना पड़ेगा बेटा आप लोग, बढ़िया से देखना, शांति से, सब्र रख के, पेशेंस के साथ। देखो जो घी होता है ना उसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, उसको पचाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत वॉक करना पड़ता है, और ना कई बार घी जो होता है ना वो इंडाइजेशन कर देता है, मतलब 10 लगा देता है, इंडाइजेशन नहीं बोलना चाहिए उसको, उल्टा बोलना चाहिए, मतलब लूज मोशन लगा देता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, वही कहानी है, आज घी मिल रहा है आपको बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसको देसी घी को पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, 2 बारी 3 बारी देखना पड़ेगा लेक्चर को, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, खुद से स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, खुद से स्टेप्स लगाने पड़ेंगे बेटा, तब मजा आएगा ना, तब मजा आएगा, तब क्वेश्चन में, तब अंदर से एक आहा वाली फीलिंग आएगी, सब मजा आ गया आज जो आपने बताया, मतलब मुझे बताने में इतना मजा आ रहा है, आपको करने में कितना मजा आएगा, आहा, आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है। खैर 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 बढ़ते हैं आगे। मैंने जब E = 1 वाला केस आपको दिया था तब क्या आया था बेटा,
तो बेटा ये वाली रफ्तार आई थी u/2, ये वाला कंपोनेंट हो गया था 0, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट था बेटा वो आया था u√3/2, और ये वाला कंपोनेंट हो गया था 0। ठीक है, पार्टिकल के दो कंपोनेंट्स थे ना बेटा, u/2 था इधर, u√3/2 था इधर। तो ये तो सेम रहा पार्टिकल का, डिस्क की वजह से ये रुक गया और डिस्क चल पड़ी u√3/2 से। ये हुआ था अब तक। इनके बीच का एंगल देखो बेटा, इनके बीच का एंगल देखो कितना आ रहा है, एंगल देखो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है ना, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब ये एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में, मेडिकल में भी आता है, आईआईटी में भी आता है। क्वेश्चन ये है कि इफ m1 इक्वल्स टू m2, अगर m1 m2 बराबर है एंड E इक्वल टू 1 है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, m1 m2 बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ऑब्लिक कोलिजन है, एंड ऑब्लिक है, ऑब्लिक कोलिजन है, एंड वन ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट पर, डिस्क पहले से रेस्ट पर थी ना, देन आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद, देन आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स will fly off perpendicularly। तो कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स परपेंडिकुलरली जाएंगे, they will move perpendicular to each other। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया ये अगर इस तरीके के कंडीशंस है तो इनकी वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, बच्चे निकालते रहते, लास्ट में आता है 90। याद कर लो बेटा, कंडीशन है, याद कर लो, और लंबा जाएगा ना, बेटर याद कर लो, पॉपुलर है। ठीक, चलो आओ बेटा, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में चैलेंजर भी दिया था, ठीक है ना, उसकी बात भी करेंगे हम आज के लेक्चर में, ठीक है। बट एक क्वेश्चन हम यहां पर और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहां पर और देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे वो सॉल्व हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चैलेंजर की चर्चा करें। तिरछा कर दिया हमने इसको, एक पार्टिकल हमने लिया, h हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया, पार्टिकल हमने लिया और h हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक। अब पार्टिकल यहां पे टकराएगा, नॉर्मल है, टकराने के बाद रिबाउंड करेगा, मान लिया E इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये फिक्स्ड मान लेते हैं, इसको हम चलाने दें, फिक्स्ड मान लेते, चलाएंगे तो कहानी और थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी, बट लेट्स से कि हम इसको चलाने के तो फिक्स रखा हुआ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल just after the collision, find the speed of the particle just after the collision, collision के जस्ट बाद पार्टिकल की रफ्तार कितनी होगी ये आपको बताना है, find the speed of the particle just after the collision। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें स्टेप्स में अगर फॉलो करें तो नॉर्मल ड्रॉ करनी है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेप नंबर 1 हमारा ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अच्छा, टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार कितनी होगी, टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो बेटे टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार होगी √2gh। याद रखें, जब भी एक ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है ना, तो वो टकराता है √2gh की रफ्तार से। एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करके चलेगा, h हाइट से ड्रॉप करेंगे, √2gh की रफ्तार से टकराएगा, तो टकरा रहा है ये √2gh की रफ्तार से, और इसकी जो रफ्तार है मान लेते हैं ये है u बराबर √2gh, इस रफ्तार से टकरा रहा है। टकराने के बाद ये
नॉर्मल है तो रिबाउंड करेगा, टकरा रहा है यहां पर तो रिबाउंड करेगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है आपको वेलोसिटी को ब्रेक करना है along and perpendicular to the normal, ठीक है ना। तो मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूं यहां पे, थोड़ा सा और सुंदर हो जाएगा। एक डायग्राम में सब हौच पौच हो जाता है। ये हमारा यू है, ठीक है ना, और ये हमारा जो है ना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो एक तो मैंने नॉर्मल के अलोंग कंपाउंड निकालना है, नॉर्मल के पैरेलल निकालना है, दूसरा नॉर्मल के परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखो बिल्कुल। और अगर ये यू था तो बेटा जो ये वाला कंपाउंड बनेगा ना इसका नॉर्मल के अलोंग जो कंपाउंड बन रहा है बेटा ये होगा यू कॉस थीटा, और जो ये कंपाउंड बन रहा है ना बेटा ये होगा बेटा यू साइन थीटा। समझ गए? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। ये है कोलिजन से पहले का डायग्राम। कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी उसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो बेटा कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी, कुछ टकराएगा तो ऐसे भागेगा ना, कुछ ऐसा ऐसे कुछ तिरछा भागेगा। तो जो दो कंपाउंड बनेंगे पार्टिकल के टकराने के बाद, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, ये टेंजेंट के अलोंग, ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भैया ये मान लेते हैं V1 है, ये मान लेते हैं V2 है। अब V1 और V2 में से एक कंपोनेंट आप डायरेक्टली बता सकते हो, V1 V2 में से एक कंपोनेंट आप डायरेक्टली बता सकते हो बिना कुछ करे एक कंपोनेंट आप डायरेक्टली ही बता सकते हो, ये इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, बिना कुछ करे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे। क्यों? वो कंपोनेंट जो चेंज नहीं होता है, और वो कौन सा कंपोनेंट है? जो टेंजेंट के अलोंग होता है। तो V2 और V1 में से कौन सा कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग है? सर V1 ही तो है। तो V1 की वैल्यू पहले कितनी थी टेंजेंट के अलोंग? यू साइन थीटा। कितनी रह जाएगी? यू साइन थीटा ही, यू साइन थीटा ही रह जाएगी, चेंज होगी ही नहीं। बट व्हाट अबाउट V2? V2 के बारे में क्या कह सकते हैं? तो बेटा नॉर्मल के अलोंग ये आ रहा था यू कॉस थीटा से, तो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो जाएगा कितने रफ्तार से? E टाइम्स यू कॉस थीटा। कहा था मैंने आपको, जब फिक्स्ड रहता है तो जिस रफ्तार से आता है उसके E टाइम से जाता है, ठीक है। तो यू कॉस थीटा से आ रहा था तो E यू कॉस थीटा से रिबाउंड कर जाएगा। तो बेटा ये है फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। इनको जोड़कर आप चाहो तो V नेट भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर करके एंगल निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसका एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी बनाकर उसकी रेंज भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो पूरा आपका इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो आपके लिए आपको करना है इसको इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बनाकर एक रेंज भी आप इसकी निकाल सकते हो, ठीक है। जो बच्चे एंथुसियास्टिक हैं वो बिल्कुल निकालें, इसको करके देख सकते हैं। एडवांस्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है बच्चा लोग। चलो अब हम करते हैं लास्ट लेक्चर के चैलेंजर की बात। और मैंने आपको कहा था बेटा ये चैलेंजर उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि इनको सिद्धि जो है वो प्राप्त हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि वो फंसाने वाला क्वेश्चन है, सिद्धि मेथड से आप फंस जाओगे उसके अंदर, ठीक है ना। बट क्यों फंस रहे हो ये भी समझ में आना चाहिए। देखो सिद्धि जब मिलती है ना तो इंसान थोड़ा सा भावुक हो जाता है और हर जगह उठा के सिद्धि लगा रहा होता है, ठीक है ना। तो उसकी उस भावना को कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। ये लास्ट क्लास का चैलेंजर है, चैलेंजर फ्रॉम लास्ट लेक्चर। चैलेंजर फ्रॉम लास्ट लेक्चर, ये लास्ट लेक्चर का चैलेंजर है बेटा। मास m, मास कैपिटल M, u स्पीड से कुछ आ रहा था, इसमें आके फंस गया, कितना ऊपर जाएगा। तो फंसने के बाद दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है सर इसमें लॉस जो हुआ काइनेटिक एनर्जी का वो कितना हुआ? काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ? बच्चा हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सर इतना हुआ लॉस, दैट इज द लॉस। कितना है बेटा लॉस? ये है बेटा हाफ m m डिवाइड बाय m प्लस m
इंटू अप्रोच कितना है, यू है। बच्चे लगाई सिद्धि, ठीक है कि सर इतना लॉस होगा, कुछ गलत नहीं है इसमें, सिद्धि सही है, पर कहानी इसके आगे खराब कर देते हैं बच्चे। बच्चे कहते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, और वो लॉस कहां गया, वो लॉस गया इसको राइज करने में, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में गया। और बच्चा कहता है इक्वल्स टू m प्लस एम जी एच। ये गलत है, ये गलत है। बेसिकली यहां पर जो कोलिजन हो रहा है और ये इसमें पेनिट्रेट कर रहा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है इसको धीरे 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 उठा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कोलिजन तो क्या हुआ, ये तुरंत उसमें घुस गया, तुरंत घुस गया, एकदम खत्म। कोलिजन तो ये तुरंत खत्म हो गया ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस था वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज करने में नहीं गया है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस गया है हीट में, काइनेटिक एनर्जी का लॉस गया है हीट में। अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ म्यू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, वो लास्ट लेक्चर देखेंगे, कोलिजन्स चरा बच के। ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, ये सिद्धि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज हाफ म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सिद्धि से कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो मैंने कहा जो ये लॉस है ना, ये इस क्वेश्चन में हीट में गया है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी goes into heat, not in rising the log of the wood, तो राइज करने में नहीं गया है, ठीक है ना, हीट में चला गया। क्यों? क्योंकि कोलिजन तो तुरंत खत्म हो गया, वो इसमें तुरंत पेनिट्रेट कर गया, तुरंत इमीडिएटली, बट धीरे धीरे उसके बाद राइज कर रहा है। तो राइज करने में तो समय लग रहा है, लेकिन पेनिट्रेट तो तुरंत कर गया ना वो। तो कोलिजन तो पहले खत्म हो चुका है, कोलिजन तो पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है ना, कोलिजन खत्म हो चुका है, हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, और अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है। तो राइज करता है बची हुई काइनेटिक एनर्जी से। तो हम कहेंगे यहां पर क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द बची हुई काइनेटिक एनर्जी, और वो कहां जा रही है, वो जा रही है पोटेंशियल एनर्जी में। बच्चे क्या गलती करते हैं, आप में भी बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन, उन्होंने गलती करी होगी कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में बच्चे ले गए होंगे। सिद्धि प्राप्त करने के बाद एकदम मदमस्त हो गए होंगे, अब तो हम तुरंत कर देंगे क्वेश्चन, सर ये तो हमने देखते कर दिया था, क्या बात कर दी आपने। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस चीज को नहीं भूलना है, इस चीज को ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस लॉस, बची हुई काइनेटिक एनर्जी गोज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu स्क्वायर, लॉस कितना है बेटा, हाफ mm डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M इनटू u स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल कितना है बेटा, m प्लस m। सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। और नहीं तो बेटा आम मेथड, आम जिंदगी देखो, आम मेथड देखो, आम जिंदगी, ये था बेटा मेंटोस जिंदगी, ठीक है ना। अब आओ, अब आप देखो आम जिंदगी, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी निकालते हैं। कंबाइंड कितना होगा, मोमेंटम के करके कहते हैं mu इक्वल्स टू m प्लस m v। तो v के निकालते हैं वो mu डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M, और फिर लगाते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन, वो कहते हैं हाफ m प्लस m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस m gh, ठीक है। तो ये है बेटा आम जिंदगी, या h की वैल्यू निकालना ना, हमें उल्टा करना है, h की वैल्यू निकाल, v की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये भी कोई बेकार मेथड नहीं बेटा, ये भी अच्छा मेथड है, इट्स ऑल्सो गुड मेथड, थोड़ा सा शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। तो जो बच्चा समझ रहा है, बढ़िया से जान रहा है, फील कर सकता है इसको, जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई है वो सिद्धि मेथड यूज करे। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना बहुत मेहनत और बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और सिद्धि ऐसे वरदान रूप में नहीं मिलती है, ठीक है ना। मैंने आपको वरदान दे दिया, आपको मिल गई, नहीं, आपको भी उसे हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और नहीं है, अगर वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आप आम जिंदगी में जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छा मेथड है। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दो लगाओ, सॉल्व करो, आंसर निकल, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन निकलेगा सही, कहीं सिद्धि के चक्कर में गलत ना कर देना।
ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार लेक्चर था बेटा ये। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली कक्षा में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा रोटेशन। सबसे खतरनाक भोकाल चैप्टर, ठीक है ना। इससे डरते हैं बच्चे, लेकिन हम उनका करेंगे डर खत्म। बड़े प्यार से लेक्चर्स को लेकर चलेंगे। मिलेंगे क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।